हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है आप सभी का हमारे हिस्ट्री के सेशन में। तो हिस्ट्री में हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो हमारा 60% हिस्ट्री है हमारा कवर हो गया है। तो हमने लास्ट टाइम जो ख़त्म कर लिए थे अपने गवर्नर जनरल ऑफ वाइसराय। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन करने के क्रम में, है ना, अब किसी एरिया पे, इतने बड़े एरिया पे शासन करना है तो बिना किसी रूल्स, बिना किसी रेगुलेशन, बिना किसी प्रोसीजर के संभव नहीं होता। तो कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो अंग्रेज़ों ने भी भारत पर शासन करने के लिए कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस बनाए। ठीक है, बाद में जो रूल्स और रेगुलेशन अंग्रेज़ों के इंडिया के हिसाब से ठीक थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो एक तरह से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी थी वो अंग्रेज़ों के समय से ही स्टार्ट हो गई थी लगभग। तो आज हम उसी क्रम में आज पढ़ने जा रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर था कि एक कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई। ठीक है, भारत की जो संपत्ति है, भारत की जो समृद्धि है, उसको देख के आंखें चौंधी आ गई इन लोगों की कि इतना पैसा, इतना रिच स्टेट। धीरे 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 करके फूट डालो और राज करो की नीति के तहत इंडिया के एक एक हिस्से को ग्रैब करना शुरू कर लिया, है ना। कि कर्नाटक में 2 उत्तराधिकारियों को लड़ा दिया, बंगाल में 2 नवाब के उत्तराधिकारियों को लड़ा दिया, है ना। और धीरे 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 करके उन्होंने पूरे भारत पे डोमिनेंस स्थापित करना शुरू कर दिया। और अंततः आते आते 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है, जहाँ पर किसको हरा दिया जाता है? मुग़ल बादशाह को हरा दिया जाता है। मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, इन तीनों को हरा दिया जाता है। तो अंग्रेज़ों का जो है पूरा डोमिनेंस स्थापित हो जाता है। अंग्रेज़ों का नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, एक्चुअली वो भी अंग्रेज थे बट ईस्ट इंडिया कंपनी, तो एक कंपनी जो व्यापार करने आई थी और धीरे धीरे उसने सारे एरिया को कैप्चर कर लिया। अब जो भी थी, इसने जो जितना भी भाग कैप्चर किया, एक कंपनी लाइक हमारी एयरटेल या जियो जैसी कंपनी, उसने आया और एक देश पे कब्जा कर लिया। तो ये दूर बैठी ब्रिटिश गवर्नमेंट ये देख रही थी कि देखो ये हमारे यहाँ से कंपनी गई और उसने पूरा देश कब्जा लिया है ना। तो अंग्रेज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने देखा कि यार इतना संपत्ति, इतना रिच स्टेट, इसको एक कंपनी के भरोसे थोड़ा ना छोड़ देंगे, हम रेगुलेट करते हैं इसको, हम कंट्रोल करते हैं। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, भारत की जो शासन है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम बनाए। ठीक है, जो बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गए। इन्हीं नियमों में सबसे पहला है नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट, और ये लाया गया 1773 में। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है इसको, नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों है भाई? ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्यों नहीं है भाई? ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही है। नॉर्थ जो था उस समय, एक मिनट, ये जो नॉर्थ आप देख रहे हैं ना, नॉर्थ, ये था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तो इसी के टाइम पे ये लॉ आया था, इसीलिए इसको नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब इस एक्ट के थ्रू इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रतिबंध लगाना शुरू करा। और ये एक्ट कहता था कि भाई अब कंपनी जो भी काम कर रही है भारत में, इसकी जानकारी किसको देना होगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसकी पूरी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर अटैक करने जा रही है, ठीक है, किसकी मदद से अटैक करने जा रही है, इसकी जानकारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी किसको देगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी। इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर नियुक्त करती थी,
है ना। गवर्नर पहले क्या करता था, अकेले काम करता था, एक सिंगल एंटिटी था, उसका डिसीजन सबको मान्य होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला था, ठीक है। इसके नॉर्थ का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसने कहा कि गवर्नर अब अकेले नियम नहीं बनाएगा, अब गवर्नर के साथ होगी 4 लोगों की परिषद, 4 लोगों की कार्यकारी परिषद। यानी कि अब एक गवर्नर और 4 कार्यकारी परिषद, ये 5 लोग मिलके क्या करेंगे, फैसले लेंगे। और सबसे बड़ी बात, फैसला होगा बहुमत से। यानी कि 5 लोगों में बहुमत क्या होगा, अगर मान लो गवर्नर ने कोई नियम बनाया तो उस नियम को कुल मिला के 3 लोग मानेंगे, 3 लोगों का बहुमत होगा ना, 3 और 2 5, है ना, तभी वो नियम बनेगा। अगर 3 लोग उसे अपनी अप्रूवल देंगे तब, ठीक है। अगर 2 लोगों ने उसे अपना अप्रूवल दिया तो वो नियम नहीं बन पाएगा, ठीक है। यानी कि गवर्नर जो फुल फ्लैज एक पावरफुल पर्सन हुआ करता था, जिसको कहा गोली मार दो, जिसको कहा अटैक कर दो, अब वो एक सोल अथॉरिटी नहीं रह गया है, ठीक है। उसको अब बहुमत से फैसले करने पड़ेंगे 4 अन्य लोगों के साथ मिलकर, ठीक है। 3 का बहुमत उसे लेना ही होगा। तो इससे बहुत सारे गवर्नर परेशान रहे, लेकिन एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उसका नियंत्रण स्थापित हो गया। इसके साथ साथ इसने ये वाला जो एक्ट है, ये कहता है भाई कलकत्ता में बनेगा एक सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक है। और ये इस सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर दी गई कि ये क्या कर सकता था, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी थे भारत में, उनके खिलाफ मुकदमों को भी सुन सकता था। तो खैर ये सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, और इस सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने, सर एलिजा इम्पे, ठीक है। सर एलिजा इम्पे को इसका पहला जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, ठीक है। अब इस सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी दी गई कि भाई अगर किसी ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी के खिलाफ कंप्लेंट आए, आप सुनो। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले नाराज़ हो गए, बाद में बहुत इतना नाराज़ हो गए कि रिवोल्ट हो गया। तो उन्होंने क्या करा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं उनको इससे बाहर कर दिया गया। तो ये नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके थ्रू ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने भारत में एक केंद्रीकृत शासन लागू करने की जो थी शुरुआत करी। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने जो डायरेक्टली है उसको अपने हाथों से, अपनी एक्ट के माध्यम से भारत के शासन को कंट्रोल करने की बात की। इसके तहत क्या हुआ था कि भाई गवर्नर जो अकेले का फैसले लिया करता था, अब उसको 4 लोगों की कार्यकारी परिषद दे दी गई कि भाई अब 4 लोगों की मदद से मिलकर फैसले होंगे और सारे फैसले होंगे बहुमत से। इसके अलावा कलकत्ता में बनेगा एक सुप्रीम कोर्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के मुकदमे भी सुन सकेगा। पहला सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन बना, सर एलिजा इम्पे। ये है नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको भी रैप कर देते हैं। अब है सेकंड 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लेके आया गया। इससे पहले ब्रिटेन में थी फॉक्स की गवर्नमेंट। अब आप समझ गए होंगे पिट्स इंडिया एक्ट क्या है। भाई पिट्स, जिस समय ये एक्ट आया उस समय पिट्स था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ठीक है।
पिट्स से पहले फॉक्स हुआ करता था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। थोड़ा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। फॉक्स ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था, और ये जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना तो इसने बोला कि भाई हमारी कंपनी है, हमारे देश की एक छोटी सी कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इतनी छूट क्यों दे के रखी है कि हमारे पैरेलल देश चला रही है। फिर हमारी सरकार में और ईस्ट इंडिया कंपनी में अंतर क्या रह गया? ईस्ट इंडिया कंपनी भी सरकार चला रही है, हम भी सरकार चला रहे हैं, फिर तो वो हमारे बराबर हो गए। तो उन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी को करने की ज़रूरत है कंट्रोल। उन्होंने कहा पूरा कंट्रोल, पूर्ण नियंत्रण। पूर्ण नियंत्रण की बात करी किस पर? ईस्ट इंडिया कंपनी पर, कि भाई पूरा नियंत्रण होना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर। कैसा? राजनीतिक। राजनीतिक मतलब किससे लड़ाई करेगी, किससे लड़ाई नहीं करेगी। इसके अलावा और व्यापारिक, यानी कि क्या व्यापार करेगी और क्या व्यापार नहीं करेगी। यानी कि फॉक्स कह रहा था कि भाई हमको चाहिए पूरा कंट्रोल, किस पे नियंत्रण रखना है, किससे लड़ाई करनी है, किससे नहीं लड़ाई करनी है। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी इज लाइक जियो। आज जैसे जियो है हमारी, जियो का नाम हर जगह मिलता है। तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा भाई, अपनी लॉबी थी, है ना, अपने लोग थे, उनको इस सरकार के पीछे लगा दिया कि सरकार का विरोध करो, ये तो हमारा सारा प्रॉफिट खा जाएगी। ठीक है, इस सरकार का बहुत विरोध हुआ और अंततः क्या हुआ, फॉक्स की जो सरकार थी गिर गई। सरकार की पहली बार ऐसा हुआ है ब्रिटेन की हिस्ट्री में कि किसी विदेशी मुद्दे पर ब्रिटेन की पूरी गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई हो। ठीक है, अब भाई सरकार पूरी की पूरी कोलैप्स कर गई। इसके बाद बन के आता है पिट्स, भारत का पिट्स बन के आता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, है ना, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है। तो ये थोड़ा माइल्ड होता है, इसको पता है कि फॉक्स की जो सरकार है वो गिर चुकी है, और अगर हमने ज़्यादा बकवास करी तो हमारी सरकार भी जाएगी। ठीक है, तो पिट्स बोलता है कि भाई हम जो है व्यापारिक नियंत्रण नहीं करेंगे, अब भी नहीं करेंगे, व्यापारिक नियंत्रण नहीं करेंगे। ठीक है, हमको चाहिए राजनीतिक नियंत्रण। राजनीतिक नियंत्रण, हमको चाहिए राजनीतिक नियंत्रण। ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक नियंत्रण कैसे कि भाई पहले कंपनी में हुआ करते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अब बनाया जाने लगा, कंपनी में कर दिया गया द्वैध शासन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बना दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों मिलकर कंपनी को चलाएंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था, इसके राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण रखता था, राजनीतिक कार्य जितने भी करती थी उन पर ये नियंत्रण रखने का प्रयास करता था। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, बच गई पिट्स की सरकार। उन्होंने कहा अगर व्यापारिक नियंत्रण की बात करेंगे तो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा थोड़ी सी छूट दी गई। गवर्नर ने कहा भाई साहब हम परेशान हैं, आपने ये 4 बंदे भेजे हुए हैं नॉर्थ के रेगुलेटिंग एक्ट से, और ये चारों बंदों से हम बहुमत बना ही नहीं पाते हैं, तो कुछ ऐसा करो कि बहुमत बन जाए। ठीक है, तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कहा, ब्रिटेन की गवर्नमेंट तो कंट्रोल करने के मूड में था, उन्होंने कहा ठीक है क्या चाहते हो, उन्होंने कहा कि साहब इनका हस्तक्षेप कम हो। तो उन्होंने कहा ठीक है 4 की जगह अब 3 सदस्य कर देते हैं। यानी कि एक गवर्नर होगा और 3 सदस्य होंगे, यानी कि 4 लोग होंगे, और 4 में बहुमत लाना होगा, चारों फैसले बहुमत। अब बहुमत किससे होगा, 3 से ही बहुमत होगा। अभी भी कोई रिलैक्स नहीं मिला, बस एक सदस्य कम कर दिया। अभी भी गवर्नर को अपने अलावा 2 लोगों को और मनाना पड़ता था फैसले लेने के लिए। तो मतलब गवर्नर की बात मानी भी, है ना, और अब और मुश्किल कर दिया, एक बंदा कम है, इसके पास चॉइस ही नहीं रह गई। अब इस पहले इसे 4 बंदों में से 2 बंदे उठाने रहते थे, अब इसे 3 बंदों में से 2 बंदे उठाने हैं, इसकी चॉइस और कम हो गई, तो गवर्नर के लिए और मुश्किल हो गई। तो ये था पिट्स इंडिया पैक्ट। 1784 में आया। पिट्स ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था। इसने कहा कि व्यापारिक नियंत्रण नहीं करना है हमें, अभी चाहिए राजनीतिक नियंत्रण। राजनीतिक नियंत्रण कैसे होंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाएगा पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो डिसाइड करेगा कंपनी कहाँ युद्ध करेगी कहाँ नहीं करेगी। और इसके अलावा जो नॉर्थ के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत
4 कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए थे गवर्नर के, अब उनको घटाकर 3 कर दिया गया, यानी कि 1 गवर्नर और 3 लोग मिलके अब बहुमत से फैसले लेंगे। ठीक है, तो यह था पिट्स इंडिया पैक्ट, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए रैप कर देते हैं फिर। अब 1786 में इसमें इस एक्ट में लाया गया एक अमेंडमेंट, जिसको कहा जाता है 1786 का, इसी से रिलेटेड था, थोड़ा चेंज किया गया, 1786 का संशोधन भी कहा जाता है इसको। अब 1786 का संशोधन क्या था? दरअसल बात ऐसी थी कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट अपने एक ब्लू आइड पर्सन, जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाना चाहती थी भारत का गवर्नर। अब इन्होंने कहा कि भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस अब जाइए और भारत का गवर्नर बन जाइए। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि मेरे को नहीं बनना है गवर्नर, ठीक है, भारत का। तो इससे पूछा गया कि भाई क्या चाहते हो, क्यों नहीं बनना है भारत का गवर्नर? उन्होंने कहा तुमने गवर्नर की सारी तो पावर छीन के रख दी है। ठीक है, उन्होंने कहा कि गवर्नर जो है सारे फैसले लेता है बहुमत से। ठीक है, मैं तो नहीं लूँगा बहुमत से फैसले। ठीक है, उन्होंने क्या क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि भाई बहुमत वाला चक्कर नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कम कर देंगे बहुमत, 2 लोगों का कर देंगे, 2 लोगों की कार्यकारिणी परिषद बना देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, फिर भी अगर बहुमत नहीं बना तो, और अगर मान लो मुझ कार्यकारिणी के सदस्यों को लगता है कि ये ठीक नहीं है, लॉ ठीक नहीं है, और मुझे लगता है कि ये लॉ ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा? उन्होंने कहा ठीक है, वीटो पावर ले लो आप। ठीक है, उन्होंने कहा वीटो पावर दे दो आप मुझे। नेक्स्ट फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं गवर्नर बन के जा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ लड़ाई होती है, हमारे किलों पे आक्रमण होता है, हमारी कॉलोनी पे आक्रमण होता है, अटैक होता है, फिर मैं क्या करूँगा? आर्मी तो मेरे अंडर है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मेरे को बनाया जाए सेना का कमांडर इन चीफ, यानी कि सेना सिर्फ मेरे और मेरे ऑर्डर पे काम करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके ऑर्डर पे काम करेगी। तो 3 संशोधन किए गए इसके थ्रू। ठीक है, 1786 के संशोधन में 3 संशोधन किए गए। कार्यकारिणी के जो सदस्य थे, सदस्यों की संख्या घटाकर कर दी गई, 2 कर दी गई। ठीक है, अब 1 गवर्नर 2 लोग, 2% है ना, ये वाला सिनेरियो बन गया है। अब 1% चाहिए था बहुमत के लिए बस। ठीक है, और अगर बहुमत नहीं बना पाता है तो गवर्नर को दी गई वीटो पावर। वीटो पावर यानी कि अगर इसके विपरीत में फैसला आता है गवर्नर के, तो गवर्नर भी वीटो पावर लगा के अपनी बात मनवा सकता है। ठीक है, इसके अलावा गवर्नर को सेना का प्रमुख बना दिया गया। सेना का प्रमुख बना दिया कि गवर्नर अब जो है सेना का प्रमुख है। तो 3 संशोधन 1786 के संशोधन के थ्रू किए गए, और बेसिकली ये किसके लिए किए गए थे? ठीक है, केवल 1% के लिए, जिसका नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर बनाने के लिए ये तीनों फैसले किए गए। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस हम लोगों ने पढ़ा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस बाकी बहुत इफिशिएंट साबित हुआ है ना, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को कई सारे टाइटल दिए जाते हैं ना। भू राजस्व व्यवस्था इन्होंने लागू करी थी, एंड इनको भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, कॉर्नवालिस कोड इन्होंने बनाया, टीपू का लगभग टीपू सुल्तान का आधे से ज़्यादा राज्य हड़प लिया। ठीक है, तो इन पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भरोसा दिखाया, उस पर ये खरे साबित हुए। ठीक है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने जो इनके लिए चेंजेस किए, उन पर ये खरे साबित हुए। ठीक है, तो ये 1886 का संशोधन है, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए, नेक्स्ट हम चलते हैं 1813 का अधिनियम। का अधिनियम। अब 1813 का अधिनियम किस लिए लाया गया कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या होने लगा कि भाई कंपनी को 20-20 वर्षों का चार्टर दिया जाने लगा। ठीक है, चार्टर क्या होता था? परमिशन होती थी कि हम आपको जिसके तहत ये परमिशन दी जाती थी कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट आपको ये परमिशन देती है कि आप 20 साल भारत पे और रूल करेंगे। तो ऐसे 20-20 करके चार्टर दिया जाता था। ठीक है, तो 1813 के अधिनियम के थ्रू पहला काम ये करा गया कि अंग्रेजों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, पहला काम ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया गया? 20 वर्षों का चार्टर दिया गया कि भाई 20 साल और राज्य करो, 20 साल बाद देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा 1813 का दौर वो दौर था मुक्त व्यापार का दौर, जहां लोग ब्रिटेन की गवर्नमेंट से कह रहे थे क्या अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार करेगी, हमें भी भारत जाने की छूट दी जाए, हम भी भारत में व्यापार करना चाहते हैं। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर रोक लगा दी। सिर्फ चाय और चीन, चाय का व्यापार करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी और चीन के साथ व्यापार करेगी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके लिए इन दोनों सेक्टर को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर अन्य कंपनियों के लिए खोल दिए गए। ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक, ठीक है, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, सिर्फ चाय, चाय यानी कि टी, और चीन यानी कि चाइना के साथ व्यापार का एकाधिकार रह गया इनके पास। चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार रह गया। ठीक है, इसकी ट्रिक है चाची, चाय और चीन यानी कि चाची, चाची याद रखना है आपको, ट्रिक है चाची, चाय और चीन के साथ। ठीक है, इसके अलावा अब इनको लगा था कि भाई भारतीयों को ये लगने लगा है कि हम हो गए गुलाम और ब्रिटिशर्स अब हमें अपने हिसाब से चला रहे हैं। इन्होंने कहा कि चलो एक लॉलीपॉप दे देते हैं भारतीयों के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करा गया कि भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का अलॉटमेंट किया गया, 1 लाख रुपए का अलॉटमेंट किया गया। ठीक है, इसके अलावा अब जो मिशनरी, जो कन्वर्ट करने वाले लोग थे, ईसाई धर्म प्रचारक, ठीक है, उन्होंने छूट मांगी, तो इस एक्ट के थ्रू ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दी गई। ईसाई छूट दी।
तो ये काम 1813 के अधिनियम के थ्रू किए गए। ठीक है कि भाई सबसे पहला काम कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का चार्टर दिया कि भाई देखो 20 वर्षों के लिए और परमिशन दे रहे हैं तुमको करने के लिए, आगे 20 वर्षों बाद फिर डिसाइड करेंगे कि क्या कैसा क्या आपको देना है चार्टर या नहीं देना है। इसके अलावा चारों तरफ ब्रिटेन में मांग हो रही थी कि इंडिया सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्यों, हम भी आपकी कंपनी है, आपके देश की कंपनी है, हमें भी मतलब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह भारत के साथ व्यापार करने की छूट दी जाए। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने ये मांग स्वीकार करते हुए क्या करा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया। ठीक है, सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार रह गया, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। यानी कि अब चाय का जितना भी व्यापार होना था इंडिया से वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू होना था, और चीन के साथ जो भी व्यापार करना था वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को करना था, यानी कि चाची के साथ। ठीक है, इसके अलावा भारतीयों की शिक्षा के लिए इन्होंने कहा भारतीय अब समझ गए हैं कि भाई गुलामी में पड़ गए हैं और बर्बाद हो चुके हैं पूरी तरह, है ना। तो उन्होंने कहा भाई कुछ इनको लॉलीपॉप दिया जाए भारतीयों को। उन्होंने कहा ठीक है, भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया दे दो। 1 लाख रुपया भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष अलॉट किया गया। इसके अलावा ईसाई धर्म प्रचारक, है ना, लालायित थे भारत में आने के लिए, भारत में धर्म प्रचार करने के लिए, भारत में कन्वर्जन करने के लिए, तो ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की छूट दी गई, भारत में प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई। तो ये है आपका 1813 का अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। चलो नेक्स्ट है भाई हमारा 1833 का अधिनियम। ठीक है, 1833 का अधिनियम। का अधिनियम। ठीक है, 1833 का अधिनियम एकमात्र ऐसा अधिनियम है, ठीक है, जिसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह, व्यापारिक अधिकार बिल्कुल पूरी तरह समाप्त कर दिए। ठीक है, अब कंपनी के सबसे पहला काम क्या हुआ कि भाई अब कंपनी कोई व्यापार नहीं करेगी। अब कंपनी का काम क्या रह गया था भाई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की गवर्नमेंट के बिहाफ पे भारत में शासन करेगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम 20 वर्षों का चार्टर और दिया गया। ठीक है, 1813 में दिया गया था, 1833 में ख़त्म हो रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले 20 वर्षों का चार्टर दिया गया कंपनी को, 20 वर्षों का चार्टर दिया गया कि भाई अब 1853 तक, यानी कि 1853 के लिए ब्रैकेट में लिख लो यहाँ 1853 तक कंपनी को अब कह दिया गया कि 1853 तक कोई बात नहीं, रूल कर लो। ठीक है, इसके अलावा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरह, यानी कि चाय और चीन के साथ रह गया था ना, चाय और चीन के साथ भी खत्म, यानी कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णता समाप्त। चाय और चीन के साथ जो व्यापार करने का वो रह गया था ना, वो भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब कंपनी क्या रह गई थी, कंपनी भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव बन गई। कंपनी भारत में ब्रिटिश सरकार की प्रतिनिधि बन गई, प्रतिनिधि बन गई, मार्कर चेंज कर लेते हैं, प्रतिनिधि बन के रह गई। इसके अलावा कुछ और चेंज किए गए
कि अब जो जो आपका भारत का जो गवर्नर था ना, है ना, अब वो होने गया भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया। नेक्स्ट, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लगा। पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई? कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट कि जो मैकाले के अधीन क्या करा गया? विधि आयोग बनाया गया। मैकाले के अधीन विधि आयोग बनाया गया। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, सरकारी सेवाओं में जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव खत्म करने की बात करी गई। ये सब किया गया 1833 के अधिनियम के तहत। ठीक है। पहला काम, कंपनी को 20 सालों का चार्टर और दे दिया कि भाई जाओ 20 साल तक और शासन करो। 1853 तक कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिए गए। चाय और चीन के साथ जो व्यापार करने का अधिकार रह गया था वो भी छीन लिया गया। ठीक है। अब कंपनी क्या कर रह गई थी? भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी प्रतिनिधि बनकर रह गई। बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था अब उसको कहा जाने लगा भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोनों तरीके से सवाल पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, याद रखेंगे। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके अलावा लॉर्ड मैकाले के अधीन एक विधि आयोग बनाया गया। ठीक है। और लास्ट में एक बात कही गई कि भाई सरकारी सेवाओं में जो है अब जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट हमारा आता है 1853 का एक्ट। भाई 1853 का एक्ट, ठीक है, किसके टाइम पे आता है भाई? इस समय कौन होता है? लॉर्ड डलहौजी होता है। ठीक है, 1853 का किसके समय पे आता है? लॉर्ड डलहौजी। पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूं। लॉर्ड डलहौजी समय पर आया। लॉर्ड डलहौजी के समय पर आया। और लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपको पता ही है। लॉर्ड डलहौजी ने क्या करा? हड़प नीति चलाई थी। ठीक है, सतारा, जौनपुर, नागपुर, ये सारी रियासतें, झांसी, अवध, इन सबको हड़प लिया था। ठीक है, और झांसी की रानी है ना, इन्हीं के टाइम पे जो थी एग्रेसिव हुई थी जब झांसी को हड़प लिया गया था। और इनके इसके बारे में कहा जाता है कि इसके टाइम पे डेवलपमेंट भी बहुत हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों की एक तरह से कह सकते हैं कि जो ताबूत है उसमें कील भी ठोक के गया ये। ठीक है, रेलवे का विकास, डाकतार व्यवस्था का विकास इन्हीं के टाइम पे हुआ था। 1853 में पहली रेलगाड़ी किनके साल टाइम पे चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चलाई गई थी। बताया था आपको 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। डाकतार व्यवस्था 1854 में इन्हीं के टाइम पे आई थी।
ठीक है। इसके अलावा PWD विभाग इन्हीं के टाइम पे बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा हड़प नीति ने इनकी ऐसा काम किया कि जो 1857 का विद्रोह था ना, उसे झेला तो लॉर्ड कैनिंग ने, बट उसके बीज बो दिए इन्हीं लॉर्ड डलहौजी साहब ने, ठीक है, अपनी नीतियों की वजह से, अपनी हड़प नीति की वजह से, ठीक है। तो 1853 का अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया। अब 1853 का टाइम 20 साल बाद आया था, है ना। कंपनी को एक नया चार्टर देना था, बट इस बार कंपनी को चार्टर नहीं दिया गया। कंपनी को चार्टर न देकर किसके ऊपर छोड़ दिया गया? कंपनी को चार्टर न देकर ब्रिटिश क्राउन की इच्छा पर छोड़ दिया गया। उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया, ब्रिटिश क्राउन की इच्छा पर छोड़ दिया गया। भाई अब कोई 20-20 वर्षों का चार्टर नहीं, अब जो कंपनी चाहे, जो ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो ब्रिटेन के महाराजा या महारानी हैं, महारानी विक्टोरिया जो भी चाहेंगी, अब होना वही है, उनके अकॉर्डिंग ही होगा सारी चीज़ें, ठीक है। इसके को 20 वर्षों का कोई चार्टर नहीं दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो मुख्य पहल इसमें कही गई कि लोक सेवा में, लोक सेवा जो होगी अब खुली प्रतियोगिता के आधार पर होगी, यानी कि भारत में लोक सेवा किसके आधार पर होगी? खुली प्रतियोगिता के आधार पर, ठीक है। हालांकि ये तुरंत तत्कालीन प्रभाव से नहीं लागू हुआ, और ये 1858 के बाद लागू हुआ था, ठीक है, जिसके तहत 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर जो भारत के पहले ICS बने, पहले भारतीय ICS बने, यानी कि भारत में लोक सेवा में खुली प्रतियोगिता, यानी कि जो लोक सेवा यानी कि जो इंडियन सिविल सर्विस हुआ करता था, जिसके तहत ब्रिटेन से अधिकारी आते थे चुन के, अब उसमें पहली बात तो भारतीयों को शामिल करने की बात करी गई, और उन्होंने कहा कि भाई ओपन कंपटीशन हुआ करेगा, ये नहीं कि ब्रिटेन के लिए रिजर्व, भारतीयों के लिए अलग, है ना। उन्होंने कहा सारे लोग एक प्रतियोगिता में बैठेंगे, जो सिलेक्ट होगा उसको इंडिया में पोस्टिंग दी जाएगी, ठीक है। तो 1853 में के अधिनियम में ये बात कही गई थी, लेकिन 1858 के अधिनियम में लागू हुआ, ठीक है, लेकिन 1858 के बाद से लागू हुआ, जिसके तहत क्या हुआ? 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय ICS बने, ICS बने। इसके अलावा कंपनी में जो डायरेक्टर थे ना, कंपनी में जो डायरेक्टर की जो संख्या थी वो 24 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। कंपनी के निदेशकों की संख्या देख धीरे धीरे समेट रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करते जा रहे हैं। कंपनी के निदेशकों की संख्या संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। और इसके अलावा जो विधि सदस्य 1853 में बनाया गया था लॉर्ड मैकाले, ठीक है, अब उसको स्थायी कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में किसको परमानेंट कर दिया गया? विधि जो सदस्य था, विधि सदस्य को स्थायी कर दिया गया, स्थायी कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटेन जो भारत है उसको अब ब्रिटिश क्राउन की दया पर छोड़ दिया गया। तो ये 1853 का अधिनियम है, ठीक है। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर आया है ये, ठीक है। इसके अलावा कंपनी को 20 वर्षों का चार्टर नहीं दिया गया। 20 वर्षों का चार्टर दिया गया था 1813 में 20 वर्षों का, फिर 1833 में 20 वर्षों का, एंड फिर 1853 में 20 वर्षों का नहीं दिया गया, छोड़ दिया गया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन की इच्छा पे कि जब तक ब्रिटिश क्राउन चाहे तब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है
भारत पर रूल कर सकेगी। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे मुख्य बात कही थी कि भारत में जो सिविल सेवा है ना, अब वो खुली प्रतियोगिता के आधार पर होगी, यानी कि जो ICS की परीक्षा है अब वो ओपन कंपटीशन के आधार पर होगी। ठीक है, ये एक्ट हालांकि एकदम शुरू में लागू नहीं हुआ, 1858 के बाद इसको लागू किया गया, जिसके तहत 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय ICS बने। ठीक है, इसके अलावा कंपनी के निदेशकों की संख्या क्या कर दी गई, 24 से घटाकर कर दी गई 18। इसके अलावा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य को स्थायी कर दिया गया, यानी जो विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले 1853 में जो लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य बना था, तो पहले वो टेम्पोररी था, अब विधि सदस्य का जो पद था उसको स्थायी कर दिया गया। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, ठीक है, तो ये हमारे 1853 तक के एक्ट की जर्नी है। अगले सेशन में हम लोग करेंगे 1858 का एक्ट, 1861 का एक्ट, 1892 का एक्ट, 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट और 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, इनसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, तब तक आप लोग अपने एक दूसरे का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।